जिसके अधरों पर कभी कोई बद्दुआ नहीं होती, वह माँ ही होती है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी। एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी क्लास 10th उदाहरण सहित अलंकार, परिभाषा एवं प्रकार की बात करेंगे। दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा सत्र 2022-23 के लिए रस के स्थान पर 4 अलंकारों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, यानी श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार को रस के स्थान पर सत्र 2022-23 के लिए सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में अलंकार से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू टाइप, एक एक अंक के, जिनमें से आपको 4 प्रश्न करने होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन चारों अलंकारों को अच्छी तरह से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की भी बात इस वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द यौगिक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से। अलम का अर्थ होता है सुशोभित और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी जो कविता को सुशोभित करने वाला है, सुंदर बनाने वाला है, उसे अलंकार कहा जाता है। अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत यानी सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी जी के शब्दों में यदि अलंकार की परिभाषा की बात करें तो आचार्य दंडी जी ने संस्कृत भाषा में अलंकार की परिभाषा इस तरह से दी है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। इतना डिस्कस करने के बाद, समझने के बाद, हम आसान भाषा में अलंकार की परिभाषा इस तरह से कर सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, यानी कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कविता में अलंकारों का क्या महत्व है। आचार्य केशवदास जी ने अलंकारों के महत्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणा सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विनुन विराजहीं कविता वनिता मित्र। मित्र यानी मित्र, वनिता यानी औरत और कविता यानी कविता। इसका अर्थ है दोस्तों, जिस तरह से आपका मित्र कितना ही सुंदर, सर्वगुण संपन्न और विद्वान क्यों न हो, यदि उसने सुंदर सुंदर कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो वह 4 लोगों में, समाज में सुशोभित नहीं होता, सुंदर नहीं लगता। उसी तरह से वनिता यानी औरत चाहे कितनी ही सुंदर हो, सर्वगुण संपन्न हो, व्यवहार कुशल हो, लेकिन उसने सुंदर सुंदर साड़ियाँ, सुंदर सुंदर गहने नहीं पहने हुए हैं तो वह सुशोभित यानी सुंदर नहीं लगती। उसी तरह से वनिता यानी औरत और मित्र की तरह कविता भी, चाहे कविता में कवि के द्वारा सुंदर सुंदर वर्णों यानी अक्षरों का प्रयोग किया गया हो, सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया हो, छंद का प्रयोग किया गया हो, लेकिन यदि अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया हो कविता में, तो अलंकार के प्रयोग के बिना कविता सुशोभित नहीं होती, सुंदर नहीं लगती। इसमें दोस्तों भूषण शब्द के कविता, वनिता और मित्र के संदर्भ में 3 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। वनिता यानी औरत और मित्र के संदर्भ में भूषण का अर्थ है आभूषण यानी वस्त्र, कपड़े, गहने, और कविता के संदर्भ में भूषण का अर्थ है अलंकार, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दोस्तों, अलंकार कविता को सुंदर, सुबोध यानी भाव एवं दृश्य को स्पष्ट कराने में सहायक, रोचक एवं आकर्षक बनाते हैं। किसी छोटे बच्चे के जो 2 दूध के दांत निकले हुए हैं, उसे देखकर ऐसा कहा जाए कि बच्चे के जो 2 दूध के दांत हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं। यदि इसी बात को अलंकार के प्रयोग से कहा जाए, अलंकार का प्रयोग करते हुए यदि इसी बात को कहा जाए, तो किसी कवि की क्या खूबसूरत पंक्ति हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, दसंथे द्वे तारक से लसे, यानी बच्चे के जो 2 दूध के दांत हैं, छोटे बच्चे के, वह आसमान में टिमटिमाने वाले तारों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं बच्चे के 2 दूध के दांत। तो ये अलंकार का कमाल है, यानी अलंकार के प्रयोग से कविता सुंदर, सुबोध, रोचक एवं आकर्षक बनती है।
अब बात करते हैं दोस्तों अलंकार के प्रकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहाँ पर कविता की सुंदरता शब्दों के माध्यम से होती है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये सभी शब्दालंकार के एग्जाम्पल हैं। जहाँ पर कविता की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सभी अर्थालंकार के एग्जाम्पल हैं। जहाँ पर कविता की सुंदरता शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से होती है वहाँ पर उभयालंकार होता है। और संकर और संसृष्टि इसके 2 एग्जाम्पल हैं। आपके पाठ्यक्रम में दोस्तों एक शब्दालंकार है यानी श्लेष अलंकार शब्दालंकार है और बाकी 3 अर्थालंकार हैं यानी आपका उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। अब बात करते हैं दोस्तों श्लेष अलंकार जो कि शब्दालंकार का एग्जाम्पल है। दोस्तों श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जब एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्टै पदैर अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, अर्थात जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परत श्याम हरित दुत होए। अब यहाँ पर श्याम हरित दुत होए इस पंक्ति के 3 अर्थ हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि वे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनकी एक झलक पाते ही श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। दूसरा अर्थ है वे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनकी कृपा मात्र से श्याम यानी काले कारनामे पाप कर्म पुण्य में बदल जाते हैं, पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। तीसरा अर्थ है श्याम यानी काला, यानी भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, सांवले थे और राधा जी गौर वर्णा थी, गोरी थीं। तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जब गौर वर्ण को यानी गोरे रंग को और सांवले रंग को मिलाया जाएगा तो हरा रंग बनेगा। तो इस तरह से श्याम हरित दुत होए इस पंक्ति के 3 अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। अब बात करते हैं दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार की, जो कि आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाती है, जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना या कल्पना की जाती है तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय यानी साधारण वस्तु, उपमान यानी विशिष्ट वस्तु, लोकप्रिय वस्तु, फेमस वस्तु। इसकी पहचान के शब्द हैं जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु, जानो, मानो। यदि इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द किसी एग्जाम्पल में मिलता है, कविता की पंक्तियों में मिलता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसको याद रखना है उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए, जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु, जानो, मानो। यदि इनमें से कोई एक शब्द मिलता है किसी एग्जाम्पल में तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है, जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना या कल्पना की जाती है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के झोंक से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर मानो शब्द आप देख सकते हैं, मानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कवि के द्वारा उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की गई है, कल्पना की गई है। जब अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना कि दुर्योधन इत्यादि कौरवों ने पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके उसकी हत्या कर दी है, तो इस बात को सुनकर के अर्जुन को वैसा ही गुस्सा आया, क्रोध आया, ऐसा लग रहा था जैसा मानो हवा के हल्के से झोंके से कोई सोता हुआ सागर यानी समुद्र जाग गया हो। तो यहाँ पर जो सागर है वो क्या है, उपमान है, और अर्जुन उपमेय है, और मानो शब्द आया है, कवि के द्वारा उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार की। दोस्तों अतिशयोक्ति शब्द अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर बना है,
अतिशय यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति यानी कथन, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया गया कथन, की गई बात क्या होती है? अतिशयोक्ति होती है, अतिशयोक्ति कही जाती है। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति का क्या अर्थ है? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब कविता में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी महाराणा प्रताप जब घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे तो सामने बहुत बड़ी नदी पड़ी और उस नदी को देख करके महाराणा प्रताप सोचने लगे कि मेरा घोड़ा चेतक इस नदी को कैसे पार करेगा। महाराणा प्रताप जब तक सोच रहे थे तब तक उनका घोड़ा चेतक नदी के उस पार जा पहुंचा छलांग मार करके। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप जी के घोड़े का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण को अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जब जड़ वस्तुओं, भावों या प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी इंसानी क्रियाकलाप करते हुए इंसानों से भिन्न, मनुष्यों से भिन्न प्राणी, पदार्थ, प्रकृति या भावों को मनुष्य जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं। कवि कह रहे हैं कि फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्करा रहे हैं। फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्करा रही हैं। तो हंसना और मुस्कराना किसके क्रियाकलाप हैं, किसकी एक्टिविटीज हैं? इंसानों की, मनुष्यों की। तो कवि फूलों को और कलियों को हंसने मुस्कुराने की बात कह रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार कब होता है? जब प्रकृति पर या जड़ वस्तुओं या भावों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है। जैसा कि फूल हंसे कलियाँ मुस्काएं। कवि कह रहा है कि फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्कुरा रही हैं, यानी मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार था? मानवीकरण अलंकार। अब बात करते हैं दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न यानी इम्पोर्टेंट MCQ की। पहला प्रश्न, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परत श्याम हरित दुत होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, जिसकी हम बात श्लेष अलंकार के दौरान कर चुके थे, समझ चुके थे। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पानी शब्द के मोती मानुष चून के संदर्भ में तीन अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत, और चून यानी आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। इसलिए यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, इसलिए श्लेष अलंकार हुआ। अगला प्रश्न है तीसरा, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है, क्योंकि सुवर्ण शब्द के कवि कामी और चोर के संदर्भ में तीन अर्थ हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, नरकी और नल नीर की गति एक कर जोय, जैतो नीचो वह चले तैतो ऊंचो होय। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जैतो नीचो, नीचो और ऊंचो, नीचो और ऊंचो इन दोनों ही शब्दों के दो अर्थ हैं। नीचो यानी नीचे नीचे चलना, और दूसरा अर्थ है नीचों का झुकना, विनम्रता। वैसे ही ऊंचो यानी ऊंचा उठना, ऊंचा जाना, ऊपर जाना, और दूसरा ऊंचे का अर्थ है समाज में शोहरत, सफलता, इज्जत, सम्मान पाना, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है पांचवा, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है, क्योंकि बारे और बाड़े इन दोनों ही शब्दों के दो अर्थ हैं। बारे का पहला अर्थ है यानी जब जलता है, दीपक जब जलता है तो उजाला करता है। दूसरा बारे का अर्थ है बचपन, यानी छोटा बच्चा, जब बच्चा छोटा होता है बहुत प्यारा लगता है, परिवार वालों को सुंदर लगता है। बड़े शब्द के भी दो अर्थ हैं। बड़े यानी बुझाना, जब दीपक को बुझा देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। दूसरा अर्थ है जब बच्चा
बड़ा होता है उसके काले कारनामे यानी उसकी गंदी हरकतें कुल को बदनाम करती हैं, ख़ानदान को, परिवार को बदनाम करती हैं, तो चारों तरफ अंधेरा होता है यानी बदनाम करता है परिवार को, ख़ानदान को। तो यहाँ पर जो रहीमगत दीप की कुल कपूत गत सोए, यानी कुल का जो कपूत है, बुरा पुत्र है, कपूत है, उसकी तुलना कवि के द्वारा दीपक से की गई है कि दीपक जब जलता है तो उजाला करता है, और वैसे ही जो कपूत है जब बच्चा होता है, छोटा होता है, तो वो प्यारा लगता है। जैसे ही दीपक को बुझा दिया जाता है, बड़े यानी बुझा दिया जाता है दीपक को, तो अंधेरा हो जाता है। वैसे ही कपूत जब बड़ा होता है तो उसके कारनामों से, उसके बुरे कर्मों से परिवार का, खानदान का नाम बदनाम होता है। तो यहाँ पर बारे और बड़े इन दोनों ही शब्दों के दो दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर मानो शब्द आया हुआ है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नीचे की पंक्ति में। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कवि के द्वारा उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की गई है। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनहु नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मनहु शब्द आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। मानव शब्द आया हुआ है तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न, मुख मनु लसे मयंका, मुख मनु लसे मयंका, यानी मनु यानी मानो, मुख मानो चंद्रमा हो। तो यहाँ पर मनु शब्द आया है, जनु मनु जानो मानो जनहु मनहु इत्यादि शब्द आए, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, सुंदरता कह सुंदर करहीं, छविग्रह दीप सिकाजनु बरहीं। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु शब्द आया हुआ है एग्जाम्पल में। अगला प्रश्न है 11वां, लता भवंते प्रगट भी तई अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विदु जलद पटल बिलगाए। तो यहाँ पर नीचे की पंक्ति में निकले जन शब्द आया हुआ है, तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न 12वां, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से, यानी जो वनस्पतियाँ वो जाग गई हैं और ठंडे पानी से, शीतल जल से अपना मुंह धो रही हैं, साफ कर रही हैं। यानी कवि के द्वारा प्रकृति को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है, प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। 13वां प्रश्न, कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, क्लास 10th में आत्मकथ्य कविता में आपने पढ़ा होगा कि जो मेरी मौन व्यथा है, मौन पीड़ा है, वो थक करके सो गई है। तो यहाँ पर भावों को इंसानी क्रियाकलाप करते हुए, मानवीय क्रियाकलाप करते हुए कवि के द्वारा दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न है 14वां, पूरित परागसों उतारे करे राई नौन, कंजकली नायका लतान सिर सारिदे। कवि देव के जो कवित्व है बसंत ऋतु, बसंत के मौसम से संबंधित, उससे है। तो यहाँ पर यानी जो कंजकली रूपी जो नायिका है वो साड़ी पहन करके बसंत रूपी राजकुमार की नज़र उतार रही है, राई नमक, सरसों और नमक ले करके। तो यानी प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया है, इसलिए इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न 15वां, मदन महीपजू को बालक बसंतताए, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। यानी प्रकृति पर जो राजकुमार बसंत है, राजा कामदेव का, महाराज कामदेव का बालक वसंत है, उसे गुलाब ताली बजा करके जगा रहा है, यानी प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यानी जो उषा रूपी नायिका है वह अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को भर रही है, डुबो रही है, यानी प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, मेघ आए कविता क्लास 9th में पढ़ी थी आपने,
तो मेघ आए बड़े बन के संवर के पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बनना, ठनना, सजना, संवरना ये इंसानी क्रियाकलाप है। कवि प्रकृति को इंसानी क्रियाकलाप करते हुए दिखा रहा है। इंसानी क्रियाकलापों का आरोप बादलों पर, प्रकृति पर कर रहा है कवि, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। यानी जो संध्या है, शाम का वक्त है, संध्या है, वह परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे जमीन पर आ रही है, उतर रही है। यानी उतरना, धीरे धीरे चलना या धीरे धीरे उतरना, ये सब इंसानी क्रियाकलाप हैं जिनका आरोप प्रकृति पर, संध्या पर कवि के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार यानी अभिवादन करना, प्रणाम करना, स्वागत करना। तो प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। यानी अलसी को कवि के द्वारा हटीली यानी जिद्दी बताया गया है, उसकी देह यानी बॉडी को पतली और कमर को लचीली बताया गया है। यानी प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया है अलसी पर, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हुआ। अगला प्रश्न 21वां, लहरें व्योम चूमती उठती, कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कवि के द्वारा बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है। यानी जो लहरें हैं, समुद्र में, सागर में उठने वाली लहरें हैं, वो व्योम यानी आसमान को चूम रही हैं, आसमान को छू रही हैं। तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है, अतिशयोक्ति अलंकार। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। आपके 8th क्लास में पढ़ा था आपने नरोत्तम स्वामी जी का सुदामा चरित, वहाँ से। यानी भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के पैरों को अपने नेत्र जलों से, आंसुओं से ही धो दिया। तो कवि के द्वारा बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। तो यह थे दोस्तों अलंकार 4 अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।